बच्चों, हम डी ब्लॉक के तत्व पढ़ रहे थे और डी ब्लॉक के तत्वों के गुणों में कल हमने परमाणु त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी, धात्विक गुण और ऑक्सीकरण संख्या में होने वाले परिवर्तन का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। और आज हम अगला पॉइंट जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, नंबर 5वां, ये है उत्प्रेरकीय गुण, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, इनका एक और स्पेसिफिक गुण ये भी होता है कि ये अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। जैसे आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है, उसमें आयरन कैटलिस्ट होता है, 3D सीरीज़ का है। इसी प्रकार से वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज़ होता है संस्पर्श विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में, ये भी 3D सीरीज़ का एलिमेंट है। इसी प्रकार से जो निकेल होता है वो वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में कन्वर्ट करने के लिए कैटलिस्ट का कार्य करता है। इसी प्रकार से बहुत सारे कैटलिस्ट हैं इसी सीरीज़ के जो विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि ये उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें से सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये तत्व जो होते हैं इनमें रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं। रिक्त डी कक्षक उपस्थित होने के साथ साथ इनकी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होती है। दूसरा पॉइंट इसका क्या है, ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जो पहला पॉइंट है रिक्त डी कक्षक, ये इसलिए कंपलसरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो रिएक्टिंग स्पीसीज होगी वो यहाँ पर जुड़कर मध्यवर्ती यौगिक बनाती है और मध्यवर्ती यौगिक बाद में टूटकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, उत्पाद में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही साथ परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होने से ये फायदा होता है कि ये तत्व इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम इजीली कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होगा, तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था भी जरूरी है। इसके बाद आता है कि संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। ठीक है, संकुल यौगिक बनाएंगे तो रेजेंट इजीली इसके साथ इंटरेक्ट हो सकता है, जो अभिकारक होगा आसानी से इसके साथ जुड़ सकता है। इसलिए अगला पॉइंट ये हो जाएगा कि संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है। इनका आकार छोटा होता है, छोटा परमाणु आकार और उच्च आवेश के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स को इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये भी इनके उत्प्रेरकीय गुण के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। ये है जैसे हैबर विधि द्वारा अमोनिया निर्माण में, आयरन कैटलिस्ट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण में कॉपर का प्रयोग होता है। ठीक है, विहाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, वहाँ पे कॉपर उत्प्रेरक का यूज़ होता है। 573 केल्विन टेम्परेचर पे इसको हम हीट करते हैं तो एल्कोहल से विहाइड्रोजनीकरण द्वारा विभिन्न उत्पाद बनाए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल। इसके बाद वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। साथ ही साथ टाइटेनियम से बना हुआ जिगलर नाटा उत्प्रेरक होता है, पॉलीथीन निर्माण में इसका इम्पोर्टेंट रोल है। इसके बाद आता है ओस्टवाल्ड प्रक्रम में प्लैटिनम रोडियम गॉच जो प्रयोग होती है, वो भी क्या है, एक संक्रमण तत्व है। तो आपने कुल मिला के संक्रमण तत्वों का उत्प्रेरकीय गुण काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो वेरियस रिएक्शंस को कैटालाइज करने के काम आता है। ठीक है, इसके बाद अगला गुण लेते हैं। अगला गुण इसमें है रंगीन आयन। तो जितने भी ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स होते हैं इनमें से ज़्यादातर क्या बनाते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं। रंगीन आयन बनाने के लिए सबसे मेन कंडीशन क्या है, पहले आपको ये जानना जरूरी है। रंगीन आयन बनाने के लिए उस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति कंपलसरी है। जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं यदि उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति है तो वो रंगीन आयन बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो यह है, जैसे कॉपर की बात करें, कॉपर यहाँ पे नीले कलर का होता है। इसके अलावा निकेल हो गया, फिर कोबाल्ट हो गया। ठीक है, ये सब के रंग दे रखे हैं। इसमें आयरन हो गया, इसके बाद मैंगनीज हो गया पिंक कलर का, वेनेडियम 3 पॉजिटिव हो गया ग्रीनिश, V4 हो गया ब्लूइश,
तो इस टाइप से जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं, अधिकांश संक्रमण तत्व क्या करते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं। लेकिन रंगीन आयन बनाने के लिए सबसे मेन कंपलसरी कंडीशन ये है कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने चाहिए। इसमें आगे देख लेते हैं, जैसे स्कैंडियम 3 पॉजिटिव है इसमें, तो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव रंगहीन है। अब रंगहीन होने का कारण ये है कि स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखें तो ये होता है 3d1 4s2। तो 4s2 से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, d1 से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तब क्या बचेगा यहाँ पे 3d 0, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0। तो इसलिए ये रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। दूसरा एग्जाम्पल Ti4 पॉजिटिव। तो Ti4 पॉजिटिव की भी बात करें, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद d0 विन्यास आता है और ये भी क्या होता है, रंगहीन होता है। इसी प्रकार से आप देख रहे होंगे जितने भी बाकी हैं केवल Zn2 पॉजिटिव को छोड़ के, क्योंकि इसका d10 विन्यास होता है और d10 विन्यास में 5 के 5 युग्मित कक्षक होते हैं। युग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण ये रंगहीन होता है, जबकि बाकी सारे के सारे अलग अलग कलर के होते हैं। ये सारी के सारे डिफरेंट टाइप के कलर इन्होंने दे रखे हैं इसमें, नीला, हरा, नीला, गुलाबी, ये सारे के सारे कलर्स इसमें गिवन है। ठीक है, नोट्स में आपको भेज दूंगा। आगे देखें तो ऐसा क्यों होता है ये जान लेते हैं। तो श्वेत प्रकाश जो होता है ये 7 रंगों का मिश्रण होता है, और जब कोई वस्तु 7 के 7 रंगों का अवशोषण करती है तो वो वस्तु दिखाई देती है हमें काली। ठीक है, काले रंग की दिखाई देती है। और दृश्य क्षेत्र में जो है कुल मिलाकर 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं विबग्योर के नाम से, जिसको हम जानते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, अब होता क्या है इसमें कि जब संक्रमण तत्व होते हैं, संक्रमण तत्वों पे कोई लीगेंड अटैक करता है। लीगेंड क्या होता है ये समझ लो आप। लीगेंड कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को, जो धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दान देती है, उसको कहते हैं हम लीगेंड। तो लीगेंड के प्रभाव में जो धातु आयन होते हैं उसके 5 डी कक्षक जो हैं उनकी डिजेनरेसी या समान ऊर्जा खत्म हो जाती है, और ये 2 सेट, ऊर्जा के 2 सेटों में, ऊर्जा के 2 सेटों में कह सकते हो आप, ये कक्षकों के 2 सेटों में ये टूट जाते हैं। एक आता है इसमें dxy, dyz, dzx, जिनको हम T2g सेट कहते हैं, और एक आता है eg सेट जिसमें dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर आते हैं। तो इस प्रकार से इनका विपाटन हो जाता है। विपाटन के फलस्वरूप क्या होता है कि जो निम्न ऊर्जा स्तर यानी कि T2g में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जंप करके उच्च ऊर्जा स्तर Eg में चले जाते हैं। जब उच्च ऊर्जा स्तर में जाएंगे तो इसको बोला जाता है डी संक्रमण। तो इस प्रकार से डी संक्रमण में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जंप कर जाते हैं, यानी कि एक डी कक्षक से, निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में जंप कर जाते हैं और एक निश्चित तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का अवशोषण करते हैं, जो कि दृश्य क्षेत्र में पड़ता है और उसका पूरा कलर हमें दिखाई देता है। इस प्रकार से डी संक्रमण के कारण डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। इसके बाद अगला गुण आता है चुंबकीय गुण। तो चुंबकीय गुण के लिए जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अतः डी ब्लॉक के सभी तत्व अनुचुंबकत्व को प्रदर्शित करते हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अनुचुंबकत्व क्या होता है। जब कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में आंशिक रूप से आकर्षित होता है तो उसके गुण को कहा जाता है अनुचुंबकत्व। ठीक है, और अनुचुंबकीय गुण के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का होना कंपलसरी है। यही कारण है कि सभी के सभी, या अधिकांश वर्ड ज़्यादा सुटेबल रहेगा, अधिकांश डी ब्लॉक के तत्व चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, जिनके चुंबकीय आघूर्ण की गणना हम इस प्रकार से कर सकते हैं। म्यू इज इक्वल टू √n ब्रैकेट में n+2। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगी, तो ये क्या होगा, 2 धन 1, 3 हो जाएगा, और बाहर भी 1 रहेगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, √3 आ जाएगा, और √3 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, 1.73, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है बोर मैग्नेट्रॉन। इस प्रकार से हम इसको
समझ सकते हैं। और ऐसे सभी के सभी तत्व या ऐसे सभी के सभी आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होगी वो क्या होंगे, रंगहीन होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्कैंडियम 3 पॉजिटिव जो है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव में 1 है, इसी प्रकार से लास्ट में Zn2 पॉजिटिव जो जिंक है इसमें भी 0 है। तो जहाँ जहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है वो ये सारे के सारे क्या होंगे, रंगहीन होंगे। इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो ज़रूरी है आपको पता हो, और साथ ही साथ इसमें किस प्रकार से आयंस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है वो आना जरूरी है, तभी आप इसको समझ पाएंगे। जैसे D2 है तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो जाएगी, D3 है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3, D4 है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, फिर D5 में 5। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का युग्मन स्टार्ट हो जाता है। D6 में 4 होंगे, D7 में 3 होंगे, D8 में 2 होंगे, D9 में 1 होंगे। तो इस प्रकार से चुंबकीय गुण टोटली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, और इसको चुंबकीय आघूर्ण के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। जितना अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उसका चुंबकीय आघूर्ण उतना ही अधिक होगा, और इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो होता है बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन में इसको व्यक्त किया जाता है। यह है इसकी यूनिट, बोर मैग्नेटॉन। साथ ही साथ इसमें आयरन, कोबाल्ट और निकिल, ये 3 तत्व ऐसे हैं कि जिनमें अनुचुंबकत्व का गुण बहुत अधिक पाया जाता है, इसलिए इन तत्वों को फेरोमैग्नेटिक चुंबकीय पदार्थ भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है अंतराकाशी यौगिक। अंतराकाशी यौगिक को भी समझ लेते हैं कि क्या होता है। देखो, अंतराकाशी यौगिक जो होते हैं इसमें संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक में जो रिक्त स्थान रहता है, खाली स्थान जो रहता है, उसमें छोटे आकार वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन एक्सेट्रा स्थान ग्रहण कर लेते हैं, और जो संक्रमण तत्व होते हैं इनके साथ दुर्बल आबंधों का निर्माण कर लेते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, अंतराकाशी यौगिक कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं TiC, टाइटेनियम कार्बाइड हो गया, ठीक है, मैंगनीज नाइट्राइड हो गया, Mn4n, Fe3H हो गया, VH 0.56। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, अंतराकाशी यौगिकों के एग्जाम्पल हो जाएंगे। एग्जाम्पल से देख लेते हैं किस प्रकार से ये क्रिस्टल जो हमें दिखाई दे रहा है ये आयरन का है, और आयरन के क्रिस्टल में आपको यहाँ पे रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये कार्बन है जो कि आयरन के अंतराकाश में उसके साथ आबंधित हो चुका है। अब अंतराकाशी यौगिकों के गुण क्या क्या होते हैं ये भी जान लेते हैं कि ये यौगिक काफ़ी सख्त एवं कठोर होते हैं, क्योंकि जो रिक्त स्थान होता है उसको भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं ये। इसमें उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे स्टील व ढलवा लोहा है, उनके अंतराकाश में कार्बन की उपस्थिति के कारण ये क्या हो जाता है, काफ़ी कठोर हो जाता है। साथ ही साथ ये विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं और रासायनिक रूप से अक्रियशील होते हैं। तो ये इनके कुछ गुण हैं। तो अंतराकाशी यौगिक आपको समझ में आ गया होगा कि संक्रमण तत्वों के अंतराकाश में, यानी कि जो रिक्त स्थान होता है उनके क्रिस्टल जालक में, उसमें छोटे परमाणु स्थान ग्रहण कर लेते हैं, और जिससे निर्मित यौगिकों को हम क्या कहते हैं, अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट जो हमारे पास आता है वो आता है संकुल यौगिकों का बनना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि संकुल यौगिक क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं। तो जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं, 2 या 2 से अकार्बनिक यौगिक, वो जब एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कर ऐसे यौगिकों का निर्माण करते हैं जो जल में भी अपने स्थायित्व को बनाए रखते हैं, तो उसको बोला जाता है संकुल यौगिक। ठीक है, संकुल यौगिकों का उदाहरण आपको एक बता देता हूँ, K4FeCN6, ये एक जटिल यौगिक है। और अगला वाला चैप्टर जो है उसमें हम इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि संकुल यौगिक क्या होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये द्विक लवण से किस प्रकार से भिन्न है, वो सारी की सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे हम ये जानेंगे कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ये संकुल यौगिक क्यों बनाते हैं। तो इसका कारण ये है कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, एक तो इनका आकार बहुत छोटा होता है, और दूसरा इन पे क्या होता है, आवेश जो होता है बहुत अधिक होता है। ठीक है, उच्च आवेश होता है। साथ ही साथ इनमें रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं, और रिक्त डी कक्षकों की उपलब्धता के कारण जो लिगेंड होते हैं, लिगेंड के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक में डोनेट करती हैं इसको, धातु आयन को, और धातु आयन को जब इलेक्ट्रॉनिक में डोनेट करेंगी तो उसके लिए रिक्त डी कक्षक होना कंपलसरी है। साथ ही साथ ये क्या करते हैं अपने रिक्त डी कक्षकों में, और जो बाहर का एस उपकोष होता है, पी उपकोष होता है, जिनकी ऊर्जा लगभग समान होती है, और समान ऊर्जा के जब कक्षक होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉनिक में जब जाएगा तो संकरण इसमें होता है और नए यौगिकों का निर्माण होता है।
तो ये है। साथ ही साथ परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इसमें लिगेंड आएंगे तो उसके लिए इसकी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होना जरूरी है, क्योंकि उसकी ऑक्सीकरण अवस्था में बदलाव होगा इससे। तो ये कुल मिला के संकुल यौगिक बनाने का प्रमुख कारण है। 3 चीज़ें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। धनायन का छोटा आकार हो गया, उच्च आवेश हो गया, रिक्त डी कक्षकों की उपलब्धता हो गई, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था हो गई। तो ये पूरे के पूरे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। इसके जितने गुण हैं डी ब्लॉक तत्वों के वो सबके सब पढ़ चुके हैं। बाकी का हम कल स्टार्ट करेंगे।